एक प्रश्न देख लेते हैं। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, और हम पहले से जानते हैं कि फोकस दूरी जब भी किसी दर्पण का निकालना होता है तो वक्रता त्रिज्या को आधा कर देना होता है। तो इसलिए फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2। तो वक्रता त्रिज्या की जगह पर रखेंगे 32, क्योंकि यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, और उसको भाग देंगे 2 से, तो हमें प्राप्त होगा 16 यानी 16 सेंटीमीटर। अतः उस दर्पण की फोकस दूरी बराबर 16 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित यानी कि बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो हमें यहाँ ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। यहाँ पर देखिए दर्पण है अवतल, और अवतल दर्पण में बनता है हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन यानी कि m का जो मान होता है वो निगेटिव में यानी कि ऋणात्मक होती है। अतः m यहाँ पर हो जाएगा -3, क्योंकि 3 गुना बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है। और हमें ये भी ज्ञात है कि अवतल दर्पण का जो आवर्धन है m वो होगा -v/u, जहाँ v है बिंब, जहाँ v है प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से, जबकि u है बिंब यानी वस्तु की दूरी दर्पण से। तो ये अवतल दर्पण है, और हम चिन्ह परिपाटी को समझ चुके हैं कि किरण जिस तरफ जा रही है या किरण का डायरेक्शन जिस तरफ है, दिशा जिस तरफ है, उसके उल्टा दिशा में अगर हम लोग माप लेते हैं वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी या फिर फोकस दूरी का, तो हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण में जो u है वो हम क्या लेंगे, -10 सेंटीमीटर यानी वस्तु दूरी, जो कि दिया हुआ है प्रश्न में पहले से। तो m बराबर हो जाएगा -v/u, और m के जगह पर हम रखेंगे -3 इक्वल टू कर देंगे v, और u के जगह पर रखेंगे हम -10। अब हम v बराबर देखेंगे कि -3 और -10 को मल्टीप्लाई करने के बाद 30 आता है, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अतः प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों। इसे हम क्लास में भी बताए हैं, यहाँ भी देख लेते हैं। वायु में गमन करती प्रकाश की किरण यदि जल में तिरछी प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण अभिलंब की ओर झुक जाती है। और हम यहाँ पर यह भी ध्यान देंगे, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी प्रकाश की किरण तो वो अभिलंब से दूर भागती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट वाले सेक्शन में वायु प्रकाश से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। हम पहले इस पर काफ़ी चर्चा किए हुए हैं, काफ़ी हम जानते हैं चीज़ों को, कि जो अपवर्तनांक है उससे हमें एक चीज़ तो स्पष्ट हो जाती है कि अपवर्तनांक जिस माध्यम का कम होगा वहाँ प्रकाश की चाल अधिक होगी, अपवर्तनांक जिस माध्यम का अधिक होगा वहाँ प्रकाश की चाल स्लो यानी कि कम हो जाएगी। जैसे वायु का अपवर्तनांक 1.003, हीरा का अपवर्तनांक 2.42। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है और वायु का है 1.003, यानी कि इसको 1 भी मानते हैं हम लोग। तो वायु का 1 है, हीरा का 2.42 है, तो हीरा का अपवर्तनांक ज़्यादा है, इसलिए हीरे में प्रकाश की जो चाल हो जाएगी वो कम हो जाएगी, जबकि वायु में प्रकाश की चाल अधिक होगी। वापस मुड़ते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर और देखते हैं
कांच का जो अपवर्तनांक है वो कैसे निकालेंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल को भाग कर देंगे कांच में प्रकाश की चाल से। अब हम उनके अपने जो वैल्यूज़ है उनको लिखते हैं। कांच का अपवर्तनांक का बात करें तो 1.50 बराबर कर देंगे निर्वात में प्रकाश की चाल वो 3 × 10⁸, ये पहले से मालूम है, प्रश्न में दिया भी हुआ है। और नीचे लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल। तब कांच में प्रकाश की चाल जो हो जाएगी वो 3 × 10⁸ बटा 1.50 को इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁸ बटा 1.50। अब 3 को 1.5 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा 2, क्योंकि 1.5 × 2 3 होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अतः कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। एक सारणी है महत्वपूर्ण, क्वेश्चन नंबर 9, सारणी 10.3 बुक के हिसाब से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। अब इस सारणी को देख लेते हैं। इसमें जो माध्यम है, द्रव्यात्मक माध्यम वगैरह हो सकते हैं, उनका निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है, ये आपको बुक में भी मिल जाता है। यहाँ पर लिखा है द्रव्यात्मक माध्यम वायु, बर्फ, जल, अल्कोहल, केरोसिन, संगलित क्वार्ट्ज, तारपीन का तेल, बेंजीन, क्राउन कांच, कनाडा बाल्सम, खनिज नमक, कार्बन डाइसल्फाइड, सघन फ्लिंट कांच, रूबी, मणिक्य, नीलम और हीरा। आप इनके बगल में कुछ डिजिट दिया हुआ है डेसिमल में, उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो है इसके अपवर्तनांक है। जैसे वायु का अपवर्तनांक 1.0003, बर्फ के लिए 1.31, जल का अपवर्तनांक 1.33, अल्कोहल के लिए 1.36, केरोसिन के लिए 1.44, संगलित क्वार्ट्ज के लिए 1.46। इस तरह से आप सभी का यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे कम अपवर्तनांक वायु के लिए है, जबकि इस सूची में सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का दिया है 2.42। तो अब यहाँ समझना है कि अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम जो है वो हीरा हो जाएगा और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम वायु है, क्योंकि उसका अपवर्तनांक क्या है, इस सूची में सबसे कम है। अगला सवाल है, आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? और सारणी जो था पहले वाला वही यहाँ पर दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको बताना है। तो सारणी तो हम देख चुके हैं, तो इसके आंसर पर आते हैं। प्रकाश की गति पदार्थ के प्रकाशिक घनत्व पर निर्भर करती है। जिस पदार्थ का प्रकाशिक घनत्व सबसे कम होता है, प्रकाश गति उसमें अधिक होती है। केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल में जल का प्रकाशिक घनत्व सबसे कम है, अतः इसमें से जल प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? ये प्रश्न पिछले कुछ वर्षों में मैट्रिक एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार इसकी बारंबारता बहुत अधिक पाई जाती है मैट्रिक की परीक्षा में। इस प्रश्न का उत्तर होगा, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का अभिप्राय है कि निर्वात में प्रकाश की चाल हीरे की चाल की तुलना में 2.42 गुना है। हीरे का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा हीरे में प्रकाश की चाल। तो हीरे का अपवर्तनांक लिखेंगे 2.42, इधर आते हैं बराबर करने के बाद निर्वात में प्रकाश की चाल बटा हीरे में प्रकाश की चाल, इसलिए निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर 2.42 गुना हीरे में प्रकाश की चाल। इसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। लेंस की क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी होती है, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लेंस की क्षमता 1 फोकस दूरी, अगर ये फोकस दूरी मीटर में है और यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो लेंस की क्षमता हो जाती है 100 बट्टा फोकस दूरी। अब एक न्यूमेरिकल्स हम कर लेते हैं। कोई उत्तल लेंस किसी
सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? यदि इसका प्रतिबिंब उस साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की लेंस से दूरी जो भी है वो है 50 सेंटीमीटर। यहाँ उत्तल लेंस है इसीलिए भी को हम 50 सेंटीमीटर प्लस में लिए हुए हैं। लेंस का आवर्धन है m = -1। लेंस की आवर्धन क्षमता v/u होता है। ध्यान रखिएगा, आवर्धन क्षमता लेंस का v/u और दर्पण का करें तो -v/u होता था। यहाँ पर लेंस की क्षमता हम -1 लेते हैं, उसको बराबर करते हैं 50/u से, तो u बराबर हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। अतः सुई उत्तल लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब लेंस सूत्र से 1/f = 1/v - 1/u, ये हम बता चुके हैं आपको पहले से बढ़िया से। तो 1/f = 1/v का वैल्यू 50 माइनस 1/u का वैल्यू -50, तब ये प्लस हो जाएगा बीच में 1/50 प्लस 1/50, तो ये 2/50 हुआ, यानी कि 2 बार 1/50 लिए हम लोग, उसको हम कैंसिल करते हैं तो 1/25 आता है। तो 1/f = 1/25, तो इसलिए f जो हो जाएगा वो 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर हो जाएगा। अब आगे है कि लेंस की क्षमता जो है वो निकालते हैं 1/फोकस दूरी। तो 1/f को हम मीटर में चेंज कर चुके हैं, तो 1/0.25, अतः लेंस की क्षमता हो जाएगी 4 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अवतल लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी, यानी 1/f हो जाएगा। तो f हमारे पास 2 मीटर है, तो अवतल लेंस की क्षमता जो हो जाएगी 1/2 यानी 0.5 डायोप्टर। अतः 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता 0.5 डायोप्टर है।